हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 3 री एग्ज़ाम में पूछे गए विज्ञान के सभी प्रश्नों का हल। और देखिए किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछा गया और कौन कौन से चैप्टर आपको आगामी परीक्षाओं में जैसे टीआरई 4 और टीआरई 5 के लिए पढ़ना है और बीपीएससी की तैयारी कैसे करना है, कैसे निकालना है। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट यानी बीपीएससी टीआरई 1 में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन लिया और कैसे मैंने एग्ज़ाम दिया वो सारे जिक्र मैं यहाँ पे करूँगा। साथ ही साथ इस चैनल से आप चैनल पे सब्सक्राइब कर जाएं, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको प्रीवियस ईयर और नए प्रश्नों का सीरीज़ मिलता रहे। इसके लिए प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के बीपीएससी टीआरई की संपूर्ण तैयारी का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए देखा जाए प्रश्नों को। समय थोड़ा लगेगा इन प्रश्नों में, लेकिन आप इसे शुरू से अंत तक देख लीजिए। ज़्यादातर प्रकाश, विद्युत धारा, कार्य ऊर्जा, शक्ति, गति, इन सब चैप्टरों से प्रश्न लिया जाता है, लेकिन थोड़ा डीप लिया जाता है। बायो का भी है, केमिस्ट्री का भी है। तो चलिए पहला प्रश्न है फिजिक्स से यानी भौतिकी से। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए विद्युत विभव को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये पोटेंशियोमीटर हो जाएगा। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक भी वोल्ट होता है और विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में यानी पैरेलल जुड़ा होता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। और जो एमीटर होता है जिससे विद्युत धारा मापा जाता है, एक और उपकरण आता है इसमें एमीटर, जिससे विद्युत धारा मापा जाता है। ये विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो इन सारे प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो ये तो जनरल क्वेश्चन है। बैठ कर के आप धक्का लगाइएगा तो क्या ज़्यादा बल लगेगा? खड़े होने की स्थिति में आप धक्का लगाइएगा तो ज़्यादा बल लगेगा, या ज़मीन पर लेट जाने की स्थिति में, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा खड़े होने की स्थिति में आप जब धक्का लगाते हैं तो उसका बल का मान सर्वाधिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैंगनी। क्या हो जाएगा? बैंगनी। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? तो आप कहिएगा बैंगनी का। और सबसे अधिक तो लाल का। किसका? लाल का, रेड। आगे देखते हैं प्रश्न। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो बहुत सारे लोग जवाब दे देंगे कि पिघलेगी तो उठ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? बताइए। उठेगी, गिरेगी, वैसे ही बनी रहेगी। तो ये क्या होगी? गिरेगी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है? तो देखिए 7 से अधिक पीएच मान होता है क्षारीय पदार्थों का। तो गैस्ट्रिक जूस जो HCl होता है ये तो अम्लीय है, सिरका भी अम्लीय है। तो जब ये दोनों कट गया तो उपर्युक्त में से एक से अधिक नहीं होगा,
यानी रक्त प्लाज्मा जो है ये क्षारीय होता है, तो इसलिए इसका pH मान 7 से अधिक होगा। यह जान लीजिए 7 से कम अगर pH मान हो तो वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। 7 से अधिक तो क्षारीय, और 7 तो ये उदासीन यानी न्यूट्रल होता है, उदासीन। पानी क्या होता है? उदासीन होता है। नमक क्या होता है? NaCl उदासीन होता है, और नमक एक यौगिक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। ये प्रश्न का जवाब मैं जब एग्ज़ाम दिया था तो गलत कर दिया था, क्योंकि मुझे समझ में आया था ये प्रश्न कि स्पष्ट देखने की दूरी पूछ रहा है, तो मैंने 25 सेंटीमीटर लगा दिया था, जबकि ये प्रश्न नहीं पूछा था। पूछा था एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, तो ये होती है 2 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। और स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। और स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अनंत, इन्फिनिटी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये रसायन शास्त्र का प्रश्न है। कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये बायो का प्रश्न है, जीव विज्ञान का। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। नेक्स्ट, ओम के नियम के सत्यापन के लिए, देखिए विद्युत से एक और प्रश्न आ गया। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, तो ये दोनों का दोनों ऑप्शन नहीं होगा, और इसका आंसर तीसरा होगा, जो कि नहीं लिया गया है प्रश्न में। मैं फ़ोटो लिया हूँ प्रश्न का, तो उसमें ये तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो उसको मैं बता देता हूँ। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ दिया है कि दोनों श्रेणी क्रम में, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना। हाँ, यहाँ तो दिया है एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। प्रश्न है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो देखिए धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। जैसे लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिलाएंगे तो FeCl यानी आयरन क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो देखिए ये दोनों बन गया FeCl यानी आयरन, और ये क्लोराइड है, तो आयरन FeCl2 यानी ये आयरन क्लोराइड हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो देखिए बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि जो है वो है वनारोपण। क्या है? वन लगा कर के ही हम लोग बाढ़ को रोक सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक अधिक क्रियाशील होता है टीन से, तो ये जल्दी क्या करेगा? अभिक्रिया कर लेगा वाष्प से, लेकिन टीन जो है कम क्रियाशील होता है, तो जिंक टीन की तुलना में महंगा है। टीन की तुलना में जिंक का गलनांक नहीं। यहाँ आंसर होगा आपका, जो कि ऑप्शन में मैं फ़ोटो नहीं ले पाया हूँ, इसका आंसर होगा कि जिंक जो है अधिक क्रियाशील होगा टीन से। चलिए अगला प्रश्न है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो देखिए अंडाशय द्वारा डिम्ब का निर्माण होता है और एस्ट्रोजन
का स्त्राव होता है हार्मोन का। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और ये अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए, अम्ल से यानी अम्ल, क्षार और लवण से प्रश्न आया, वहाँ भी हम लिए था, यहाँ भी एक आ गया। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। और जो लैक्टिक अम्ल होता है, अगर हम लोग कोई कार्य करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में जो थकावट होती है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा कि प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? कोलीफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, ये टीआरई 1 का सारा विज्ञान का प्रश्न है। भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो भू स्थिर उपग्रह जो घूमता है वो स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो कौन सा रंग अधिकतम विचलित हो जाता है? तो ये बैंगनी अधिकतम विचलित हो जाता है। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो देखिए, जब थंडर होता है यानी जब बादल गरजता है तो उस समय क्या कहा जाता है कि अगर आप खुले एरिया में हैं तो किसी छोटे पेड़ के नीचे आश्रय ले लेना चाहिए। ठीक है, या आपको दोनों पैर मोड़ करके सिर नीचे करके बैठ जाना चाहिए। तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। खुली छतरी लेकर चलना चाहिए, गलत। खुली जगह में खड़े रहना है, गलत। तो जब ये दोनों गलत हो गया तो ये तो उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा नहीं। अब या तो बी नहीं तो ई होगा। तो छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमेशा ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी ऐसा बदमाशी कर देता है कि दो आंसर देता है लगभग 10% प्रश्नों में। 5%, 10% नहीं, चाहे वो गणित का हो या विज्ञान का हो या जीके का हो। विज्ञान तो जीएस में आ जाएगा। तो आप ज़रूर सारे ऑप्शन को पढ़िएगा। ये नहीं कि एक ऑप्शन मिला मार के बैठ गए। मेरे तरह 5 से 6 प्रश्न आपका भी गलत हो जाएगा। मैंने वही गलती कर दिया था, लेकिन फिर भी मैथ, साइंस, रीजनिंग का स्कोर मुझे आगे लेके गया और सिलेक्शन भी हुआ। साथ ही साथ कंपटीशन भी कम था। बीएड टीआरई 1 से बाहर हो गया था। नहीं तो बीएड वाले बंदे जो कि बाहर रह कर के तैयारी करते हैं बीपीएससी, यूपीएससी जैसे परीक्षाओं की, तो वो सब हमसे तो काफ़ी मतलब थोड़ा आगे होते हैं पढ़ने में, क्योंकि उनको वैसे कंटेंट मिला रहता है। हम भी उतना मेहनत करेंगे तो हम भी उनके लेवल के होंगे, लेकिन कट ऑफ हाई चला जाता। तो आप हाई लो कट ऑफ के फेर में ना रहे, और आप लोग केवल कट ऑफ इस बार 99 गया मेरा कैसे आएगा, एक बार 85 गया मेरा कैसे आएगा जब हम पूरे कंटेंट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो जब सेट लगाएंगे तो 70+ तो निश्चित ही आएगा। अगर कोई धांधली ना हो परीक्षाओं में तो 70+ स्कोर आपका सेफ माना जाता है। अभी दरोगा का मेरिट बना है 81 नंबर, यानी 100 में 81 प्रश्न सही करने पे दरोगा का मेरिट बन गया है, जबकि उतने लोग परीक्षा दिए थे। ठीक है, धांधली नहीं हुआ, क्योंकि 2 एग्ज़ाम था, फिजिकल था, और जहाँ धांधली होगा वहाँ निश्चित ही 90 पार हो जाएगा। तो 70-80 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो ये स्थिर होती है। स्वतंत्र रूप से जब कोई वस्तु गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। कार्य ऊर्जा शक्ति से भी प्रश्न आ गया। देखिए, प्रकाश से कितने प्रश्न बने हुए हैं। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? मतलब प्रश्न ये करना चाहता है कि नेत्रदान में नेत्र के कौन से भाग को दान किया जाता है?
तो ये कॉर्निया होता है। तो यहाँ जान लीजिए मानव नेत्र के किस भाग पर, किस पार्ट पर प्रतिबिंब बनता है, तो उसको कहिएगा रेटिना। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी यानी काल्पनिक, आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, मैंने आभासी कह दिया, गलती हो जाएगा। रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। लेकिन हमारा ब्रेन क्या करता है, उस छाया को सीधा करके दिखा देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है कोबालामीन। क्या है, कोबालामीन। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। तो जो हल्दी है ये अम्ल क्षार का प्राकृतिक यानी खाने का सोडा, सिरका, तो अम्ल क्षार का जो संकेतक है वो कौन है, हल्दी है। आगे देखते हैं प्रश्न। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए चैनल को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा कि इस चैनल से आप तैयारी करें। मैं आपको बेटर तैयारी यानी कम समय में अच्छा तैयारी, और साथ ही साथ कंटेंट कैसे पूछे जाते हैं बीपीएससी में, उसके आधार पे न्यू कंटेंट को आपको दिया जाएगा, ना कि फिजूल की बातें आपको बताया जाएगा जिसका परीक्षा में दूर दूर तक संबंध नहीं होता है। अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए वैसा नहीं किया जाएगा। चलिए देखिए, जब मृदा अति क्षारीय हो तब उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। तो देखिए आपको लगेगा चूना, तब मृदा अति क्षारीय हो तो चूना भी मिलाया जाता है, लेकिन ये कह रहा है प्रश्न उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तो इसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का जो मान होता है -459.60 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है। देखिए प्रकाश से फिर प्रश्न आ गया, इसलिए विद्युत धारा, प्रकाश, कार्य ऊर्जा, शक्ति और गति, इस चैप्टर को मैं कॉन्सेप्ट को कराऊंगा, आप उसे अच्छे से पढ़ जाइएगा, और उससे प्रश्न घुमा के भी पूछ देता है। तो प्रकाश की जो तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, तो आप आंसर मार के निकल जाइएगा। लेकिन आगे देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग कहने का मतलब है कि ये निर्वात में भी गमन कर सकती है प्रकाश की तरंगें। तो यहाँ भी एक आंसर, यहाँ भी, तो एक ऑप्शन आपको डी मिलता है उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा। तो देखिए अम्ल तो प्रबल है तो पदार्थ अम्लीय होगा, और जब पदार्थ अम्लीय होगा तो पीएच मान क्या होगा, 7 से कम। तो क्या हो जाएगा, 7 से कम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान, तो ये तो अभी आपको बताया। साथ ही साथ एक चर्चा यहाँ कर दूँ, सीटेट का रिज़ल्ट इस बार थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन जिस व्यक्ति का, अगर आपके जान पहचान का कोई व्यक्ति अगर सीटेट का परीक्षा देता हो और वो बार बार नहीं निकाल पा रहा है, तो आप उसे ये लिंक शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल का। बहुत जल्द प्लेलिस्ट बना करके सीटेट का तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि सीटेट निकलता कैसे है, किन 2 सब्जेक्ट को लेकर के आपको चलना चाहिए, और कैसे आपको एवरेज मार्क्स लाना चाहिए ताकि 100+ आपका अंक प्राप्त हो सके। ये सब सारे चीज़ों को समझाते हुए पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी रिज़ल्ट आया है सीटेट का। जिन हमारे भाई बहनों का रिज़ल्ट आया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका नहीं आया है उनको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यह एक नया चैनल
आपके बेटर तैयारी के लिए बिल्कुल आप तत्पर रहेगा और आपके साथ रहेगा। केवल आपको मन से पढ़ना है। ये प्रश्न 1 गीगाबाइट बराबर होता है, यानी 1 GB कितने MB के बराबर होता है तो बच्चा बच्चा जानता है, 1024। और 1 TB, देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, 1 TB टेराबाइट जो कि लैपटॉप का ये क्षमता होता है। तो 1 TB में कितना GB, तो कहिएगा 10,024 GB। आगे देखते हैं प्रश्न। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। देखिए इस प्रश्न में आपको कैसे घुमाया जा रहा है। सीधे से ये प्रश्न होना चाहिए, अम्ल क्षार लवण से ही ये प्रश्न है कि बताइए क्षार और अम्ल की अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। तो जब क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो उदासीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो ये बात को कैसे घुमाया, आपको पढ़ने में उतना समय लगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये अभिक्रिया किससे किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। किससे किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो सीधी सी बात है कि अम्ल और क्षार का जब अभिक्रिया होता है तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस जब बढ़ता है तो हम लोग क्या लेते हैं, क्षार लेते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। देखिए BPSC TRE निकालने के लिए रीजनिंग, मैथ्स और साइंस, साथ ही साथ करंट अफेयर्स आपका बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है। ये मैथ बहुत लोगों का, कुछ लोगों का कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत लोगों का स्ट्रांग होता है। तो लड़ाई यहीं पे होती है। तो अगर यहाँ स्कोर आप अच्छा कर जाते हैं तो जो जीके का प्रश्न होगा उसमें अगर एवरेज लाते हैं तो आप रेस में रहेंगे, साथ ही साथ आपकी मेरिट बनने की भी चांस बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। तो ये इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये ग्रंथियों का ग्रंथि है और सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है। ये सारे ग्रंथियों पे नियंत्रण करता है और पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करता है। तो एक तो ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। STH हार्मोन का उत्सर्जन यही करता है। तो ये भी सही है। 2 आंसर सही है, तो ये आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम मस्तिष्क के रक्तचाप को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो फोटो वोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो डायोड, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे तुक्का मैं ये मारूंगा, फोटो वोल्टिक सेल के साथ चला जाऊंगा। आप देख लीजिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है। फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए, हाँ जैसे फल पकता ना हो और अपनी ज़बरदस्ती पका देते हैं तो खट्टा भी लगता है, जैसे आम का सीज़न अभी चल रहा था। तो फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये एथिलीन होता है। सीधी सी प्रश्न पूछना चाहिए था कि किस गैस के सहायता से फलों को पकाया जाता है, तो एथिलीन। लेकिन देखिए बात को कैसे घुमा दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 होती है। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब मुझे नहीं पता है, आप लोग इसको कमेंट ये सर्च करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। लीची का खाद्य भाग है, तो जो लीची के खाद्य भाग होता है, खाने वाला भाग, उसे हम लोग एरिल कहते हैं। और आप लोग मुजफ्फरपुर का शाही लीची तो खाए ही होंगे, सीज़न बीत गया, फिर आएगा तो खा लीजिएगा। नेक्स्ट है। आणविक ऑक्सीजन की पत्तियों से निकलने
निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना ये विसरण है। क्या है? विसरण है। अगला प्रश्न है, किस गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? कह रहा है किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये डाउट में है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। आप देख लीजिएगा इस प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है तो ये त्रिगुणित होती है। कैसी होती है? त्रिगुणित होती है। नेक्स्ट है, देखिए ये बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 3 री एग्ज़ाम में पूछे गए साइंस का पूरा प्रश्न है। साइंस के कैसे कैसे प्रश्न पूछा, इस आधार पे देखिए ये प्रश्न क्यों कराया जा रहा है, इस आधार पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस चैप्टर से कैसा प्रश्न आ रहा है। लेकिन जस्ट ही जैसे एग्ज़ाम आगे देते हैं तो चैप्टर बदल देता है। लेकिन आप मेन 4 चैप्टर लेकर ज़रूर चलिएगा। विद्युत धारा, प्रकाश, फिजिक्स की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, और आपका कार्य ऊर्जा शक्ति, ये सब चैप्टर मेन होता है तो उसे देख लीजिएगा। और साथ ही साथ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन बॉडी और उत्सर्जी अंगों को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है तो जो स्तनधारी होते हैं यानी जो बच्चों को जन्म देते हैं उसे स्तनधारी कहा जाता है। उड़ने वाले स्तनधारी एक है मात्र बैट चमगादड़ जो मैमल्स ग्रुप में आती है। तो स्तनधारियों में सामान्य श्वसन के दौरान जो डायफ्राम होता है वो नीचे धंसा होता है। क्या होता है? नीचे धंसा हुआ होता है। आगे देखते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। तो जो WBC होता है उसमें लिम्फोसाइट्स, ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है, लिम्फोसाइट्स। अगला प्रश्न, मृत जीवों के अपघटक हैं वायरस, जीवाणु, कवक। तो इसमें जीवाणु और कवक हो जाएंगे, उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है तो ये पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। किसके अध्ययन को कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। एक प्रश्न जो उस समय करंट अफेयर्स में पूछा गया था उसका भी मैंने पिक ले लिया है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक है, मतलब कितने तारीख को चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है वायु दाब, कोशिकात्व, ऑस्मोटिक दाब। तो यही एक नया वर्ड मुझे दिख रहा है, इसके साथ चले जाइए। चलिए अगला प्रश्न, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है तो कौन उसे कठोर बना देता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट उसे कठोर बना देता है। नेक्स्ट, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं हल्के एवं चिकने, चिपचिपे, सूखे, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये सूखे होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी के रूप में कार्य करती हैं? तो ये होती हैं अग्न्याशय। आगे देखते हैं, रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं तो रक्त पट्टिकाणु क्या मदद करते हैं? रक्त स्कंदन में ये मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है तो एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या होता है? फल, विंटर ग्रीन का तेल, पेट्रोलियम। तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है तो ज़मीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से, पेड़ की ऊंचाई की माप से, शाखाओं की संख्या की गणना से नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ज़मीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से।
नेक्स्ट है केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं। तो जो केंचुआ होता है ये किसान का मित्र होता है, मिट्टी को पोलाइट बना देता है जिसमें एयर जाता है और ये मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है जिसके कारण इसे किसान का मित्र कहा जाता है। और केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं। तो केंचुए में 6 पार्श्व हृदय होते हैं, 6 या 8, इन दोनों पे मुझे डाउट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। 6 या 8 कुछ। मनुष्य के हृदय में कितने पार्श्व होते हैं। तो 4। आगे देखते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो ये जाइमेज है। क्या है। जाइमेज। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो इसे पादप कार्यकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है। पादप कार्यकी। नेक्स्ट, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशगति के अध्ययन को कहते हैं। देखिए ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है, तो इसे अनुवांशिकी कहते हैं। अगला प्रश्न, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह क्या है। तो उसे हम लोग इमाइलेज कहते हैं, वह इमाइलेज है। देखिए नेक्स्ट है Al2O3.2SiO2.2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। तो ये चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ये तो 3-4 का प्रश्न पूछ लिया गया है, लेकिन इसमें देखिए क्या किया गया है, इंग्लिश को ही हिंदी नाम दे दिया गया है। तो जो कार्निवोरस होते हैं यानी मांसाहारी जानवरों को इंग्लिश में कार्निवोरस कहा जाता है, तो ये कार्निवोर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसलिए अदरक एक तना है, जड़ नहीं है। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है। तो अपचयन प्रक्रिया। इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ट्राइकोमा रोग का संबंध है। तो ट्राइकोमा रोग किससे संबंधित है। कान से, आँख से, फेफड़ों से। तो ये फेफड़ों से ट्राइकोमा। आगे देखते हैं प्रश्न। चलिए यहाँ देख लेते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न है, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें निर्धारित की जाती है। तो शब्द प्रति इंच में निर्धारित की जाती है। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। तो ये कौन है। न्यूट्रॉन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ये तो हो गया, ये भी देख लिया आप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तो तीरंदाजी, जब आप तीर आगे छोड़िएगा तो पीछे भी जर्क लगेगा, तो ये भी हो जाएगा। और अंतरिक्ष रॉकेट, ये भी हो जाएगा। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो आप देखें ही। नेक्स्ट है, जलीय विलयन जिसका pH मान 0 है होगा। तो ये तो 7 से कम है, तो ये अम्लीय होगा। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कीटहारी पौधा है। तो अमरबेल, आज्ञा या ड्राउसेरा। तो ये ड्राउसेरा जो है ये कीटहारी पौधे हैं। और ये कीटहारी पौधे कीटों को खाते हैं किस लिए। उन्हें क्या मिलता है। तो उन्हें नाइट्रोजन मिलता है। क्या मिलता है। नाइट्रोजन के लिए ये खाते हैं। नेक्स्ट, एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है। तो आंतरिक कर्ण में, एस्केरिस में। तो ये एस्केरिस में होता है। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो ये अल्फा कण को कहा जाता है। अल्फा कण धनात्मक कण है।
स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हिंदी में रंध्र भी कहा जाता है, जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो पौधे भोजन बनाते समय क्या ग्रहण करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन रहता ऑप्शन में तो श्वसन के दौरान चाहे वो कोई भी जीव हो, श्वसन करता है तो वो ऑक्सीजन ही लेता है। और बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं। प्रश्न अगर पूछ देता है कि पौधे श्वसन के दौरान कौन सा गैस लेते हैं, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लगा देते हैं। श्वसन कोई भी जीवित वस्तु करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन लेता है। और पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो उभयचर उन जंतुओं को कहते हैं जो पानी और स्थल दोनों में रह सकते हैं। तो ये जब स्थल पे रहेंगे तो फेफड़ों से सांस लेंगे, और जब पानी में जाएंगे तो त्वचा से सांस लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। और मछली गिल से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनता है क्या कहलाता है? तो ये कार्पेल कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्पेल कहलाता है। और ये केवल बीपीएससी टीआरई के लिए ही नहीं है, बीपीएससी जो अभी एग्ज़ाम होने वाली है उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लार का प्रमुख कार्य है तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण या स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। तो स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। नेक्स्ट, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कोक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ये तो इस चर्चा मैंने शुरू में ही किया था। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। आसान प्रश्न है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश है। तो ये कौन है? बैंगनी। ये भी रिपीट किया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के। प्रतिरोध कैसा ही मात्रक होता है? ओम। अगला प्रश्न है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो जो माचिस के डिब्बी पर जो रासायनिक घटक होता है वो लाल फास्फोरस होता है। तो यहाँ केवल फास्फोरस दिया है तो फास्फोरस के साथ जाएंगे। और जो श्वेत फास्फोरस होता है इसे हम लोग पानी में डुबा के रखते हैं, यानी पानी में डुबा के रखा जाता है। धातु अधातु से भी प्रश्न देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है, यानी जिसे आप लोग शराब कहते हैं? तो ये एथेनॉल होता है। नेक्स्ट, किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो वह ईंधन सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है जिसका ऊर्जा देने का कैलोरी मान अधिक होता है। तो ये हो जाएगा उसके कैलोरी मान के ऊपर। नेक्स्ट, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ये कितनी होती है? 2 जोड़े। अगला प्रश्न है, देखिए ध्वनि से भी एक प्रश्न ले लिया गया है। मानव कान का श्रवण परास क्या होता है? तो जो मानव कान होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के साउंड को सुन सकता है, जिसे ऑडिएबल साउंड कहते हैं। 20,000 से अधिक साउंड को ये अल्ट्रासोनिक, और 20 हर्ट्ज से कम को इंफ्रासोनिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो जो नीला प्रकाश होता है इसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट का। इसका भी उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। ये एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री का कोण आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा। जैसे मान लीजिए प्रकाश की एक किरण दर्पण पर, तो प्रकाश की एक किरण आई दर्पण पर, जो आने वाली किरण होती है आपतित किरण, 30 डिग्री के कोण पर अपवर्तित होती है।
ये 30 डिग्री की कोण पर अपवर्तित हो गई। अभिलंब, मान लीजिए यहाँ पे अभिलंब मैंने डाल दिया, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ प्रश्न है आपतित हुई तो आपतन कोण, तो प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो या तो ये कोण पूछ रहा है अभिलंब के बीच, नहीं दर्पण पर, तो दर्पण और ये, तो ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री जब हुआ तो ये कितना हो जाना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लीजिएगा, फिर बाद में इसको मैं बता दूंगा। आहार नली के दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? जो आहार नली सिकुड़ता है, फैलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्रमाकुंचन कहा जाता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? फिर रिपीट किया, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो देखिए, जो रोलिंग करके चीज़ चलता है वो कम घर्षण उत्पन्न करता है, और जो रगड़ के, तो यहाँ पे है रोलिंग घर्षण कम घर्षण उत्पन्न करता है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है क्या कहलाती है? तो ये अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया से भी प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो जो अल्फा किरण है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। चलिए, तो ये हो गया आपके बीपीएससी टीआरई में अब तक पूछे गए विज्ञान के सभी प्रश्नों का हल। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा, और आपको कौन से चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए मैं वीडियो बनाते रहूँगा। साथ ही साथ आप ज्वाइन कर जाइए, यानी जुड़ जाइए मेरे चैनल जीके स्टडीज़ पे। ये मेरा चैनल नहीं, आपका चैनल है, और इसके माध्यम से आपको कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ना है कमेंट कीजिए, ताकि आपका कौन सा पॉइंट वीक है उसे ही स्ट्रॉन्ग कीजिए, और कोई दो ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें अधिक प्रश्न पूछा जाता है उसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स, ये सबका स्ट्रॉन्ग होता है लगभग 90% बच्चों का, क्योंकि ये जनरल होता है तैयारी। तो इसमें तो आपको फुल में फुल मार्क्स चाहिए ही चाहिए, मतलब कि अगर 10 है तो कम से कम 8 आपको तो आना ही चाहिए। तो वैसे तैयारी कीजिए, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में।